हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट का हमारा आज का फोर्थ लेक्चर होने वाला है। इससे पहले 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स को कवर कीजिए, स्टार्टिंग से कवर कीजिए, जिससे सारी चीजें समझ में आएगी, सारे टॉपिक्स आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप लोग नोट्स परचेज करना चाहते हैं या पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कटारिया फार्मेसी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और कूपन कोड वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको कूपन कोड्स मिल जाएंगे नोट्स के लिए, कोर्स के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल इंजरी और सेल डेथ रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में हम कवर कर लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ठीक है। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, तो आराम से देखना, कंप्लीट देखना लेक्चर को, जिससे सारी चीजें समझ में आ जाए आप लोगों को। चलिए, तो सेल इंजरी और सेल डेथ हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। सेल इंजरी और सेल डेथ क्या है, तो मोटा मोटी आप लोगों को पता हो गया कि सेल इंजरी, सेल डेथ, कंप्लीटली सेल खत्म हो जाती है। लेकिन उससे पहले भी काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सरवाइव करने की कोशिश करती है सेल, या फिर क्या क्या कारण हो सकता है सेल डेथ होने का। तो ये चीजें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड ये टॉपिक होने वाला है। तो सेल इंजरी, सेल डेथ में सबसे पहले टॉपिक आता है सेल स्वेलिंग का। हाइड्रो हाइड्रोपिक चेंज इसको हम बोलते हैं। तो मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल होती है नॉर्मल साइज से ज्यादा उसकी इंक्रीज हो जाती है साइज, मतलब वो स्वेल हो जाती है। स्वेलिंग तो आप समझते होंगे कि भाई आपके सूजन आ गए तो वो सेल स्वेल होती है। ठीक है। तो सेल स्वेलिंग इज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज बाय द फेलियर ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट आयन पंप। मतलब कि ये एक रिवर्सिबल होती है, मतलब स्वेलिंग आफ्टर मतलब कुछ टाइम के बाद वापस से सही हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। कोज्ड बाय फेलियर ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट आयन पंप। जो एनर्जी डिपेंडेंट आयन पंप्स हैं, जो एनर्जी की वजह से चलते हैं, सोडियम पोटेशियम आयन पंप है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन पंप है, तो ये जो होते हैं, ये पंप्स हैं, ये एनर्जी की वजह से चलते हैं। अब कहीं दिक्कत आ गई, एनर्जी नहीं बन पा रहा है, एटीपी नहीं बन पा रहा है, तो ये आयंस अपना काम नहीं करेंगे और स्वेलिंग हो जाएगी सेल के अंदर। तो कोशिका स्वेलिंग रिवर्सिबल सेल इंजरी का सबसे पहला और सामान्य लक्षण है, जो एटीपी की कमी के कारण आयन पंप के फेलियर से होता है। कैसे होता है? सबसे पहले इंजरी होगी, कोई चोट आपको लगी है, वहां पे क्या होगा, एटीपी जो है उसका लेवल कम हो जाएगा। तो लेवल कम हो जाएगा तो सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो जाएंगे, मतलब फ्लूइड का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। सोडियम प्लस वाटर सेल के अंदर चले जाएंगे। अब वाटर का मात्रा ज्यादा है, सोडियम की मात्रा ज्यादा है, तो सेल ऑब्वियसली स्वेल करेगी। जैसे ही रिकवरी होगी तो स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी और सेल यहाँ पे स्वेल हो जाएगी। ठीक है। तो ये है सेल स्वेलिंग। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना हमेशा के लिए। ठीक है। अब आता है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर। अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन, कोई भी सब्सटेंस अब नॉर्मली अगर सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, तो भी सेल डेथ, सेल इंजरी हो सकती है। अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इनसाइड सेल, कोशिका के अंदर असामान्य पदार्थों का जमा होना, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन उसको हम बोलते हैं। टाइप और एग्जांपल देखिए, जैसे लिपिड या फैट जमा हो जाए, जिसको फैटी लीवर बोलते हैं, ये अल्कोहल की वजह से होता है, बेसिकली लीवर के अंदर होता है। ठीक, जैसे अल्कोहल फैट स्टोरेज। प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाए, जिसे रसेल बॉडीज बोलते हैं, प्रोटीन स्टक हो जाता है, प्रोटीन पैक बन जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोजन अगर स्टोर हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से। ठीक है। शुगर ज्यादा है, स्टोरेज ज्यादा होगा। ठीक है। इसके अलावा पिगमेंट्स जो हैं, जैसे लाइफोफिसिन है, एजिंग को शो करता है। हेमोसेड्रिन है, आयरन ओवरलोड अगर हो रहा है तो जमा होगा। मिनेलिन है, ये जमा हो जाएगा। ठीक है। ये पिगमेंट्स भी हैं जो जमा होते हैं इंट्रासेलुलरी सेल के अंदर, जो सेल मतलब सेल इंजरी की ओर लेके जाते हैं। ठीक है। पैथोजेनिक कैल्सिफिकेशन। पैथोजेनिक कैल्सिफिकेशन मतलब कि अब नॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन टिश्यूज, सेल्स। सेल्स के अंदर किसी भी डिजीज की, किसी भी कारणवश कैल्शियम जमा हो रहा है, कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन।
देखिए इन टॉपिक्स को कंबाइंड में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है या फिर सिंगल टॉपिक्स 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो हड्डियों के अलावा अन्य टिश्यू में कैल्शियम जमा होना पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए जैसे डिस्ट्रोपिक, टीबी लेजन, डैमेज वाल, मेटास्टेटिक हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, इनकी वजह से बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है टिश्यूज के अंदर। आगे आता है एसिड बेस बैलेंस, जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। नॉर्मल जो पीएच है वो है 7.35 टू 7.45। एसिडोसिस, एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच लेस देन 7.35 होगा। जब रक्त का पीएच 7.35 से कम हो जाए तो उस कंडीशन को एसिडोसिस हम बोलते हैं, मतलब एसिड ज्यादा होगा। टाइप जैसे कि मेटाबॉलिक डायबिटीज होगा, रेस्पिरेटरी में लंग्स प्रॉब्लम शो होगी अगर ये चीज होगी एसिडोसिस की वजह से। एल्कलोसिस में मतलब बेसिक क्वांटिटी बढ़ेगी, पीएच ज्यादा होगा 7.5 से, जब रक्त का पीएच 7.5 से अधिक हो जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा, वोमिटिंग हो सकती है, हाइपर वेंटिलेशन मतलब कि एक तरीके से जोर जोर से सांस लेंगे, जोर जोर से सांस लेने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये है एसिड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये भी कहीं ना कहीं सेल डेथ, सेल इंजरी में अपना कोज इन्वॉल्व करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से इंजरी हो सकती है। डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रोलाइट लेवल अफेक्टिंग बॉडी फंक्शंस, जैसे कि सोडियम पोटेशियम आदि हैं, इनका अगर असंतुलन हो जाए तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर पोटेशियम लेवल कम हो जाए तो बॉडी के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। अगर पोटेशियम लेवल हाई हो जाए तो अरिदीमिया हो सकता है। अरिदीमिया क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ एंजाइम लीकेज है, एंजाइम लीक इनटू ब्लड ड्यू टू सेल डैमेज, सेल डैमेज हो जाएगी तो एंजाइम लीक हो जाएंगे सेल से। तो कोशिका के डैमेज से होने वाले एंजाइम रक्त में निकल जाते हैं, इसको बोलते हैं एंजाइम लीकेज। जैसे कुछ एंजाइम्स हैं, ALT SGPT2 लीवर के अंदर रिलीज हो जाता है, AST SGOT हार्ट प्लस लीवर के अंदर, और CKMB हार्ट के अंदर रिलीज होता है, एमाइलेज पेनक्रियाज के अंदर रिलीज होता है। तो इनकी वजह से भी काफी सारी चीजें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सेल डैमेज के बाद सेल से निकल जाते हैं बाहर, तो डैमेज कर सकते हैं अदर बॉडी पार्ट्स को भी, ठीक है। देखिए जिसका काम जिस ऑर्गन में है अगर वो वहीं पे रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो बॉडी के लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। आगे आता है सेल डेथ। अब सेल अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, सरवाइव नहीं कर पा रही है, आखिरी स्टेज में है, तो वो डेड हो जाएगी, ठीक है। अपने आप को वो नहीं रोक पाएगी, नहीं जिंदा रख पाएगी। परमानेंट लॉस ऑफ सेल फंक्शंस, कोशिका का स्थायी रूप से मर जाना सेल डेथ कहलाता है। जैसे कि नेक्रोसिस, नेक्रोसिस डेंजरस डेथ है, अनकंट्रोल सेल डेथ होती है इसके अंदर, ठीक है। टाइप्स कॉगुलेटिव हार्ट के अंदर होगी, लिक्विफिकेशन ब्रेन के अंदर होगी, ठीक है। ज्यादा डीपली नहीं जाना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको पता होना चाहिए कि सेल डेथ किस किस टाइप से होती है। नेक्रोसिस, दूसरा होता है एपोप्टोसिस, साइलेंट डेथ होती है, मतलब अपनी ही ऑर्गन्स जो होते हैं, जो मतलब बिना काम की जो सेल्स हैं उनको मारा जाता है, उनको बाहर निकाला जाता है। प्रोग्राम सेल डेथ इसको हम बोलते हैं। नियंत्रित और प्राकृतिक कोशिका मृत्यु इसको बोलते हैं। ओल्ड सेल रिमूव या मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो पीरियड्स आते हैं वुमेन्स के अंदर, उसके अंदर भी जो डेड सेल्स होती हैं उनको रिमूव किया जाता है, इसको अपोप्टोसिस बोलते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा। अब आगे हम देखेंगे इन्फ्लामेशंस, हीलिंग ऑफ इन्फ्लामेशन, हीलिंग ऑफ वाउंड, ये सब कुछ देखने वाले हैं अच्छे से। तो अभी तक आप लोगों ने कटारे फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप अपना जो भी कोई क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।